ओके, वेलकम गाइस फिर से। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेज स्पेस डायनामिक्स। तो ये वाला जो टॉपिक है इससे बहुत बार CSR नेट में क्वेश्चंस आ रखे हैं और दिस इज़ एज्यूम टू बी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक ईजी लगने लगे और एटलीस्ट CSR नेट पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और दिस इज तो आवाज़ वगैरह सब कुछ सही है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो व्हाट इज फेज स्पेस? फेज स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मोमेंटम और पोजीशन P एंड Q इन दोनों के बीच हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। और उससे पहले आपको पोटेंशियल को प्लॉट करना पड़ता है। पोटेंशियल के नीचे हम लोग P वर्सेस Q को प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली V ऑफ X वर्सेस X, उसके नीचे फॉर डिफरेंट एनर्जीज वी प्लॉट P वर्सेस Q। सो दिस इज फेज स्पेस, ओके। एंड द कर्व्स आर कॉल्ड फेज कर्व और फेज पोर्ट्रेट। तो इसके फेज स्पेस डायनामिक्स पे पूरा जाने से पहले थोड़ा हम लोग थ्योरी पार्ट को पहले कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पहले कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम लोग लिख लेते हैं ताकि एक कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल की दूसरा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्लास नोट विल बी सफिशिएंट एज द स्टडी मटेरियल कि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे कि ये वाला टॉपिक जो है इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझने में ज़्यादा बुद्धिमानी का काम होगा। तो पहले हम लोग फेज स्पेस का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज फेज स्पेस? तो जैसे कि मैंने बताया, फेज स्पेस इज बेसिकली द you plot the relation between momentum and the position or coordinate. So let's write the curve between position and its conjugate momentum. So let's say if you are considering one dimension, let's say x, then the conjugate momentum will be px. If you are considering z axis, then the conjugate momentum will be pz. So you will be plotting pz versus z, or px versus x, or pi versus y. So we will take different examples to understand that. So curve between position and its conjugate momentum for a given range of energy. देखो, for a particular energy you will get one curve in the P versus Q curve. Now if you consider range of energy, in that range there may be different energies, and for different energies you will get different curves. So multiple curves you will get in this phase portraits. The curve between position and its conjugate momentum for a given value of energy, or a given value of energy is known as phase space curve or phase curve. नाउ एनर्जी का जो मामला है वो डिफरेंट टाइप हो सकता है। एनर्जी जीरो हो सकता है, तो एक चीज़ है जीरो, तो सिंगल थिंग। अब एनर्जी में भी मोर देन जीरो में एनर्जी का बहुत रेंज हो सकता है। मोर देन जीरो में देयर इज नो लिमिट, यू कैन consider different energy, and energy may be less than zero. In the less than zero also you will have a large range of energies. Okay, तो इसलिए फेज स्पेस कर्व में आपने देखा होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर कर्व नहीं होता, जनरली बहुत सारे कर्व्स रहते हैं। बट अगर वहाँ पे एक मैं एनर्जी को डिफाइन कर दूँ फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी, देन यू विल गेट ओनली वन कर्व। फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एनर्जी यू विल गेट मल्टीपल कर्व। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो इसमें फेज स्पेस कर्व में क्या होता है बेसिकली, इफ यू कंसिडर, लेट्स आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये आपका P और एक्स एक्सिस में आप लोग प्लॉट करते हो पोजीशन। तो फेज स्पेस में एक पॉइंट क्या डिनोट करता है, आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम के एक सिंगल पार्टिकल को हम लोग कंसिडर नहीं करें, सिस्टम एज ए होल जैसे जैसे इवॉल्व करता है, ये जो पॉइंट है वो ऐसे ऐसे फेज स्पेस में ट्रैवल करता रहता है। तो एट ए पर्टिकुलर
instant a point in the on the phase space basically represents the system. अब सिस्टम इवॉल्व होकर कोई दूसरा स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी वैसे प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है. देन यू गेट ए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी. इट इज बेसिकली ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ ए गिवन सिस्टम, ठीक है. हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फेज स्पेस को और एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिकली जब हम लोग एनसेम्बल कंसिडर करेंगे उसमें एक और पर्सपेक्टिव से इसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे जो आपके CSIR नेट एग्जाम में क्लासिकल मैकेनिक्स पोर्शन से जो फेज स्पेस आता है उसको हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे फेज स्पेस एक यूनिक पॉइंट है जो सिस्टम की एक स्टेट को डिनोट करता है. अब इसमें से कुछ और एसोसिएटेड डेफिनेशंस हैं, जैसे सेपरेट्रिक्स हो गया, उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स हो गया. टर्निंग पॉइंट्स का पहले आप लिख लो कुछ फ्यू डेफिनेशंस, आप ऐसे कुछ हेडलाइन दे सकते हो, फ्यू डेफिनेशंस. तो पहला वाला जो डेफिनेशन है दैट इज टर्निंग पॉइंट्स. टर्निंग पॉइंट आपको पता होता है क्या है. टर्निंग पॉइंट्स मैं एक एग्जांपल की तरह अगर इसको समझाऊं तो लेट्स से अगर आपका एक कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, द प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग अलोंग सम डायरेक्शन. ओके, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करते करते लेट्स से इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. At this point where it is changing its direction, at this point the particle will come momentarily at rest. Okay, momentarily at rest. momentary rest इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा इस पोजीशन में, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बिकम मैक्सिमम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टू कंजर्व द एनर्जी. ओके, तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है. ओके, तो इसको और अच्छे से आप लिखो. द वैल्यू, यहाँ पे फेज स्पेस के टर्म में हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, टोटल एनर्जी बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी, राइट, becomes the total energy, where the value of x where the total energy E is equal to the potential energy V. Potential energy V, let's say. Okay, so at turning points the kinetic energy will be zero. Kinetic energy will be zero. So kinetic energy अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, दैट इज द मोमेंटम यू नो पी स्क्वायर बाई 2m इस टाइप का फॉर्मूला था ना, दैट इज द मोमेंटम. P will also be जीरो. तो हम लोगों को बस दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखना होगा. विल प्ले अराउंड 2-3 वेरिएबल्स लाइक P, Q एंड E फॉर एनर्जी. ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ों को ही आपको हैंडल करना होगा. ऑब्वियसली आप लोग पोटेंशियल को देखोगे, V ऑफ एक्स उसको पहले देखोगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में हम लोग फेज स्पेस को ड्रॉ करेंगे. एक और डेफिनेशन है जिसको बोला जाता है सेपरेट्रिक्स. नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या हो सकता है, सेपरेट्रिक्स. सेपरेट्रिक्स क्या है कि सेपरेट्रिक्स मतलब समथिंग विच सेपरेट्स. तो इसमें सेपरेट्रिक्स होता है कि फेज स्पेस को दो पार्ट में सेपरेट करता है, उसको हम लोग सेपरेट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लिखो. इट्स अ पार्ट ऑफ द फेज कर्व, द पार्ट ऑफ द फेज पोर्ट्रेट और फेज कर्व that corresponds to
it will be corresponding to some energy because it's a part of phase space, part of the phase curve that correspond to energy E, which separates the phase space into टू डिस्टिंक्ट एरियाज। तो कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे ये वाला सिचुएशन अराइज होगा, तो उसको बोलते हैं सेपरेट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को देखना होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फेज कर्व। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे लाइन्स ऑफ फोर्स डिस्कस करते हैं, तो उसका कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, उसका भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज रहता है। वैसे तरह से अगर आप फेज कर्व को देखोगे उसका भी कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होते हैं। इस प्रॉपर्टीज के मदद से भी आप कभी कभार 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को, सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। So these properties are very important, properties of phase curve. ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा थियोरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चले जाएंगे। चलो, तो नंबर 1 मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर अ गिवन एनर्जी यू विल गेट वन डिस्टिंक्ट फेज कर्व। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, for a given value of energy, the phase curve will be unique. इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में 2 फेज कर्व नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज़्यादा, बस एक ही होगा, यूनिक, दैट विल बी यूनिक. The phase curve, the second property is very important, and from this property alone many questions came previously. The phase curve will never intersect each other. The phase curve will never intersect. मतलब आपके पास अगर फेज पोर्ट्रेट में बहुत सारे फेज कर्व रहते हैं, तो एक फेज कर्व दूसरे फेज कर्व को क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं करेगा. थर्ड जो प्रॉपर्टी है, द फेज कर्व मे बी बाउंडेड. ठीक है, जैसे एलिप्टिक हो सकता है तो बाउंडेड हो गया, एज वेल एज अनबाउंडेड. मतलब अगर हाइपरबोलिक हुआ तब अनबाउंडेड हो गया, मतलब. ठीक है, तो ये बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों ही टाइप के हो सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बोलने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसके मदद से क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो. साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंटम. बेसिकली आप मोमेंटम वर्सेस पोजीशन ग्राफ ही प्लॉट कर रहे हो फेज कर्व में, तो इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही बड़ा रोल है. तो व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंटम? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जरा मैं बोलूं, व्हेन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम, यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान रखना है. नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मैं एक्स 1 डायमेंशन केस कंसिडर कर रहा हूँ. नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर जाएगा, सो द मोमेंटम विल हैव साइन ऑफ मोमेंटम. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ मोमेंटम. ये क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो इसका साइन होगा पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया, तब इसका जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे
अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू, आप लोग समझ गए होंगे बट स्टिल ग्राफ के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेट्स से दिस इज़ योर वाई एक्सिस, यहाँ पे पी प्लॉटेड है, यहाँ पे जैसे क्यू प्लॉटेड है, ठीक है। तो अगर एक फेज कर्व कुछ इस टाइप का दिख रहा है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आर्बिट्री एग्जांपल, तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, देखो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, तो इसका साइन ऐसे होना चाहिए ना, देखो, क्योंकि इसके ऊपर जो आपका ये लाइन है, इसके ऊपर तो सब मोमेंटम वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसके लिए इसका साइन ऐसा होगा। अगर मान लो ये सेम टाइप का कर्व अगर नीचे है, ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्योंकि ये वाला यहाँ पे हर एक पॉइंट पे p का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप का होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर लाइन पे एक ही डायरेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हुआ, दूसरे जगह पे ऐसा वाला डायरेक्शन नहीं होगा, तब ये वाला कंडीशन वायलेट हो जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस द मोमेंटम विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव द मोमेंटम विल बी नेगेटिव। सिंपल टर्मिनोलॉजी टू रिमेंबर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव जो लास्ट में आता है वही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, दैट्स इट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू ड्रॉ ए फेज कर्व, हाउ टू ड्रॉ ए फेज कर्व, हाउ टू ड्रॉ ए फेज कर्व। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता ही दिया है कि आपको क्या करना है, स्टिल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप is to draw the potential. Step 1, you need to draw a curve of v of x versus x. So आपको ज़्यादातर ऐसे वन डायमेंशनल कैसे डील करना होगा इस चीज़ में। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जस्ट बिलो of that draw p of x versus x। तो x कॉमन रह रहा है, इसका मतलब आप उसके नीचे ही ऐसे ड्रॉ करोगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया v of x versus x, और p तो सेम ही है, सॉरी जो x एक्सिस वो सेम है, तो v of x यहाँ पे x, और फिर x एक्सिस तो सेम ही है, यहाँ पे p of x। तो इस टाइप से आप चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, फॉर ए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट एनर्जीज, different values of constant energies in v of x versus x, draw the trend of v of x versus x in all classically allowed region, classically allowed region. Step 4, this is like not exactly a step but use sign convention। तो ये लास्ट में फेज पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद साइन कन्वेंशन की मदद से आप एरोज दे सकते हैं, यूज साइन कन्वेंशन, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज, बट आप पोटेंशियल ड्रॉ करोगे तो इसमें रह सकता है कि कुछ पॉइंट आपका स्टेबल है, कुछ पॉइंट आपका अनस्टेबल है। जैसे ऐसा एक एग्जांपल ले लो,
तो आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर ये वाला कोशिश करें, ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो पोटेंशियल बिकमिंग मिनिमम, तो दिस पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्स पॉइंट्स, these points are corresponding to stable equilibrium point. This is unstable equilibrium point. So for unstable equilibrium point, the phase curves are generally mainly unbounded. Okay, and for the stable equilibrium point, around the phase curve around the stable equilibrium point will be bounded. मतलब इसके अराउंड, मतलब यहाँ पे प्लॉट होगा ना, इसके अराउंड जो कर्व रहेगा वो बाउंडेड रहेगा और इसके अराउंड जो कर्व रहेगा वो अनबाउंडेड रहेगा। ठीक है, तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी अबाउट अनस्टेबल पॉइंट और अनस्टेबल पॉइंट is mainly unbounded, but phase space trajectory about stable point is bounded। देखिए यहाँ पे मेनली अनबाउंडेड क्यों लिखा है, क्योंकि ये बेसिकली आप मान लो जो आपका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अराउंड कुछ कुछ बाउंडेड रह सकता है, बट ज़्यादातर अनबाउंडेड रहेगा। मतलब कि ये कुछ इस टाइप का आप केस समझ सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज पोर्ट्रेट पी एक्स एक्स पी ऑफ एक्स बाई एक्स, तो कुछ कुछ कर्व मान लो इस टाइप का है पी ऑफ एक्स वर्सेस एक्स में। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला कर्व कुछ इस टाइप का हो गया। दीज आर ऑल अबाउट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, देन कुछ इस टाइप का हो गया। तो देखो धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अनबाउंडेड। इसके बाद ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो देख सकते हो कि ये मेनली अनबाउंडेड का मतलब ये है कि एक आधा बाउंडेड रह सकता है, बाकी दैट इज स्विचिंग टुवर्ड्स अनबाउंडेड। ओके, so phase space trajectory about unstable point is mainly unbounded, but phase space trajectory about a stable point is bounded. These all curves are corresponding to unstable equilibrium point. अब stable equilibrium point में आपका ऐसे ellipse बनेगा। ठीक है, these are not ellipse, यहाँ पे ellipse बनेगा, यहाँ पे ellipse बनेगा। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद few important point to remember, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। टू प्लॉट फेज कर्व वन शुड प्लॉट पोटेंशियल v of x वर्सेस x, देन ऑन द सेम एक्सिस वन शुड प्लॉट मोमेंटम विथ कॉमन एक्स एक्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पॉइंट, वी कैन चेक हाउ मोमेंटम इज चेंजिंग विथ पोजिशन, कीपिंग इन माइंड हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विथ पोजिशन। तो देखो पोटेंशियल और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन है, क्योंकि देखो टोटल एनर्जी फॉर अ फिक्स्ड एनर्जी you will have two things, one is kinetic energy, another one is potential energy. Kinetic energy मतलब इसे ना indirect function of momentum बोल सकते हो। kinetic change, increasing kinetic energy means increasing momentum, right? so kinetic energy बढ़ रहा है मतलब momentum बढ़ रहा है। तो total energy अगर constant हुआ तो पोटेंशियल की ट्रेंड को देख के आप मोमेंटम की ट्रेंड को समझ सकते हो। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ गया फॉर ए कांस्टेंट एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी मस्ट डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब मोमेंटम डिक्रीज होना चाहिए। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, मतलब आपका मोमेंटम जीरो हो गया। तो दैट इज व्हाट इट सेड इन द सेकंड पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। वी कैन चेक हाउ मोमेंटम इज चेंजिंग विथ पोजिशन, कीपिंग इन माइंड हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विथ पोजिशन। मतलब जहाँ पे पोटेंशियल आपका मिनिमम हो रहा है वहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और उल्टा है जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रहा है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो द वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड बाय लुकिंग एट द नेचर ऑफ पोटेंशियल।
Third, one will plot the phase curve by assuming that if the potential is increasing, then kinetic energy and hence also the momentum, as I have told, will be decreasing. And if the potential is decreasing, then kinetic energy will be increasing because total energy always remains constant. Okay, the phase curves are drawn for different range of energy. इसलिए बहुत सारा आपको कर्व देखने को मिलता है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज में. चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ों को समझने में आसानी हो. जैसे ये वाला प्रॉब्लम आपका जून 2015 में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज कर्व फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी दैट इज कॉन्टूर ऑफ कांस्टेंट एनर्जीज. तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखा है. व्हाट इज फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी? कॉन्टूर ऑफ कांस्टेंट एनर्जी मतलब इस कोई भी एक कर्व के ऊपर कोई एनर्जी कांस्टेंट रहेगा ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल जैसे कि आप देख सकते हो, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको पोटेंशियल को प्लॉट करना होगा. प्लॉट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका कैसा है. देखो अगर पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करना है उसका आइडिया भी ना हो तब भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. ठीक है, ज़्यादातर ये पोटेंशियल का नेचर जानना उतना इम्पोर्टेंट मतलब उतना सीरियस नहीं होता है. बट चलो हम लोग इसको कोशिश करते हैं ऐसे. तो एक एग्जांपल को मैं एक्सप्लिसिटली बहुत डिटेल तरीके में दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद समझ लेना. सो v ऑफ x दैट इज गिवन टू यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4/4. तो ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि एलिप्स का पास ही कुछ है. तो इसका जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं. तो डी वी डी एक्स इक्वल्स टू 0 करो. तो डी वी डी एक्स अगर 0 करोगे तो ये आता है आपका माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आपको एक्स की 3 वैल्यूज मिलते हैं. एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा +1, तीसरा -1. तो ये 3 वैल्यूज आपको मिलता है. अब इसका मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड करने के लिए हम लोग डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर को निकाल लेते हैं. दैट इज -1 प्लस 3x². अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है -1. दैट इज लेस देन 0 मतलब ये मैक्सिमा हुआ. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 बेसिकली डिनोट्स अ मैक्सिमा और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू +-1. दोनों के केस में कोई स्क्वायर है तो -1 प्लस 3 तो ये 2 हो गया ना. दैट इज ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 मतलब ये मिनिमा होगा. ठीक है, ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा है. दिस कोरस्पॉन्ड्स टू मिनिमा. इसका मतलब x इक्वल्स टू +-1 में एक मिनिमा है और x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है इसका. तो अगर मैं पोटेंशियल को ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है पोटेंशियल कि लेट्स से यहाँ पे v ऑफ x है, यहाँ पे x है. तो ये वाला जो है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको x इक्वल्स टू 0 पे एक मैक्सिमा है, x इक्वल्स टू -1 पे एक मिनिमा है और x इक्वल्स टू +1 पे एक मिनिमा है. तो कुछ यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा. ठीक है, और कुछ हम लोग इस टाइप का ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का मिनिमा है और ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है 0 वाला, x इक्वल्स टू 0. तो हम लोग पोटेंशियल को देख लिया है. अब फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फॉर डिफरेंट एनर्जीज. तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखे. ठीक है, तो एक कॉमन एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. पहले सबसे पहले ये वाला कॉमन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग मोमेंटम वाले को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक ही ले लेते हैं. v ऑफ x वर्सेस x यहाँ पे ड्रॉ होगी और
यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके पी ऑफ एक्स वर्सेस एक्स ड्रॉ हो गया, ठीक है। तब एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको सही मेजर करके यहाँ पे ले, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहता है हमेशा। I have never gone to any drawing classes, but you have gone. Okay, so you will draw it better than me, but I will make sure कि physics remains accurate, right? Pardon me for any kind of error. Okay, it's not that bad. Now what we have this potential v of x equals to minus x square by 2 plus x to the power 4 by 4, and the corresponding values at plus minus 1 अगर मैं देखूँ तो प्लस माइनस 1 पे इसका वैल्यू देखो 1 by 4 है। यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x equals to this is -1, this is +1 and this is 0। अभी हम लोग डिफरेंट केसेस को लेते हैं। पहला केस 1 में हम लोग ऐसा एनर्जी कंसीडर करते हैं -1/4 लेस देन E लेस देन 0, ठीक है। मतलब कुछ ये वाला, चलो कुछ ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे आएगा ये वाला एनर्जी से, ठीक है। ये केस 1 वाला है। अब ये x इक्वल्स टू -1 के रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं। तो ये जो दो पॉइंट है x इक्वल्स टू +-1 दे आर बाउंडेड। तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? द पार्टिकल हैज मोशन अबाउट x इक्वल्स टू +-1। आप ये वाला लाइन ले लो या फिर कुछ और लाइन ले लो, यहाँ पे ये वाला लाइन ले लो, तो मोशन विल बी अबाउट दिस +-1। तो ये वाला एनर्जी में ये बाउंडेड होगा। पार्टिकल हैज मोशन अबाउट x इक्वल्स टू +-1, these are stable equilibrium point, and as I have already told you, for a stable equilibrium point the phase trajectories will be bounded, okay। Stable equilibrium points, the motion is bounded। तो बाउंडेड कैसा होगा? ये आपका कुछ इलिप्टिकल टाइप का ट्रैजेक्टरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो अगर हम लोगों ने ये वाला लिया है तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और देखो यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर लाइन के लिए एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एलिप्स देखने को मिलता कुछ इस टाइप के बाउंडेड कर्व, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट केस जब आपका एनर्जी लेस देन 0 है, ओके। अब देखो, जब इस एनर्जी का वैल्यू
जीरो पे चला जाएगा तब इसका जो मोशन होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड होगा। तो उसको हम लोग बाद में जाते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये तो एक लेस देन जीरो वाला सीन हो गया। मोर देन जीरो वाले में क्या होता है, केस 2, अगर आपका एनर्जी जीरो से इन्फिनिटी के बीच होता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी अगर लोगे, तो जब पॉजिटिव एनर्जी लोगे तब क्या होगा, देखो यहाँ तक ये बाउंडेड रहा था, जब यहाँ पे पहुँच गया तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपका मोशन होने लगा। अब इसके ऊपर जितना जाओगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको मोशन देखने को मिलेगा, तो ये धीरे धीरे अनबाउंडेड नेचर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो फॉर दिस केस टू द पार्टिकल हैज़ मोशन। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग सभी अभी तक जितना भी समझा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द पार्टिकल हैज़ मोशन अबाउट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये किस टाइप का होगा। अब देखो मैंने अगर एक ऐसा कर्व लिया है, यहाँ पे मैंने अगर एक कर्व लिया, जैसे ये वाला अगर कर्व लिया है, दैट दिस इज कोरिस्पॉन्डिंग टू E ग्रेटर देन 0। तो आप किस टाइप का कर्व एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो कहाँ कहाँ ये कट कर रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कट कहाँ कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट हाँ है और एक यहाँ पे है, एंड ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। तो कुछ ये वाला जो कर्व होगा तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे करके आएगा, ओके, फिर ऐसे करके जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी हो सकता है। थोड़ा देखो मेरे ड्राइंग की वजह से ये एसिमेट्रिक टाइप दिख रहा है, बट ये सिमेट्रिक टाइप होगा, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो E ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पास ऐसा होगा। अब इसके बाद अगर आप दूसरे किसी पॉइंट पे गए, इसके ऊपर और ज़्यादा एनर्जी इज मोर पॉजिटिव हियर, तो उस केस में क्या होगा, अगर एनर्जी मोर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला चीज़ जो यहाँ पे कट करेगा वो और दूर जाके कट करेगा, है ना, और दूर जाके कट करेगा। तो ऑल्दो ये अनबाउंडेड हो जाना चाहिए था, बट ये अनबाउंडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप इसके बाद भी ड्रॉ करोगे तो किस टाइप का कर्व आना चाहिए, तो आपको इस टाइप का कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपका अनबाउंडेड नेचर का होने लगेगा, धीरे धीरे से अनबाउंडेड नेचर का होने लगेगा। अब ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लोगे तो ज़्यादा आपका ये खुलता जाएगा, अनबाउंडेड होता जाएगा। अब जो केस 3 है, केस 3 क्या है, केस 3 इज अ ब्रिज बिटवीन दिस बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। E इक्वल्स टू 0 जो कम्प्लीटली देखो एकदम बाउंडेड है, E लेस देन 0 पे नेगेटिव एनर्जीज के लिए एकदम बाउंडेड है, और पॉजिटिव एनर्जी में जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो वो अनबाउंडेड की तरफ शिफ्ट है। तो अगर E इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पे जहाँ से आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट मोशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली स्विचिंग बिटवीन द केस 1 एंड केस 2 है। सो यहाँ पे द पार्टिकल कैन बी एग्जैक्टली लैंडेड एट x इक्वल्स टू 0। द पार्टिकल कैन बी landed exactly at the unstable equilibrium point, showing the transition from case 1 to case 2, ठीक है। तो वो किस टाइप का कर्व दिखेगा,
अगर आप इक्वल्स टू 0 को कंसिडर करोगे तो वो वाला कार्व किस टाइप का दिखेगा, मैं आपको इस कौन सा वाला लो कलर, सब कलर यूज हो गया, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये वाला बेसिकली इक्वल्स टू 0 हुआ, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है, और मोशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में होगा। तो किस टाइप का मोशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको x इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में मोशन देखने को मिलेगा, और ये x इक्वल्स टू +1 यहाँ पे कट रहा है, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे, सॉरी x इक्वल +1 यहाँ पे, x इक्वल टू -1 यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का कार्व आपको देखने को मिलेगा। सो दिस विल पास थ्रू द ओरिजिन। तो थोड़ा सा इमेज मेरा ख़राब हो गया, बट आप देख सकते हो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से ये वाला ऑप्शन ए में जो है दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है। तो मैंने तो कुछ ही देखो जो एक एक केस मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब -1/4 <0 इसके बीच बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो तब ये एलिप्स और छोटा हो जाएगा, अब इसके ऊपर एक लाइन लो तब एलिप्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोर देन वन एलिप्स टाइप है। तो ये थोड़ा सा एकदम देखो यहाँ पे एकदम गोल है, फिर थोड़ा सा ये शिफ्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, जितना आप एनर्जी को थोड़ा बढ़ा रहे हो। जब एनर्जी 0 कर रहे हो तब ये वाला लिमिटिंग केस देखने को मिल रहा है। अब जब एनर्जी 0 से भी ज़्यादा कर रहे हो तब ये थोड़ा थोड़ा अनबाउंडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फाइनली ये जो लास्ट 2 देख रहे हो इसका अनबाउंडेड है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा और अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। जितना दूर जाएगा ये और अनबाउंडेड हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। एक प्रॉब्लम अगर समझ लो तो बाकी और प्रॉब्लम जो भी आएगा आप सिमिलर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला एक प्रॉब्लम हो गया, ये मैंने बहुत ही डिटेल वे में समझाया आपको। अब कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम देखो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए तो ये वाला प्रॉब्लम जो दिसंबर 2011 में आया, द ट्रैजेक्टरी ऑन द ZPZ प्लेन फेसिस ट्रैजेक्टरी ऑफ ए बॉल बाउंसिंग परफेक्टली इलास्टिकली ऑफ ए हार्ड सरफेस एट z इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय। तो ये वाला कितना ईजी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास कुछ इस टाइप का हार्ड सरफेस है, लेट्स से ऐसा हार्ड सरफेस है, सरफेस को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं। आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसा बॉल है, बॉल का मास हम लोग मान लेते हैं कि m है, और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं कि z डायरेक्शन है, बिकॉज आपको z एक्सिस को लेके डील करना है, ठीक है। तो बॉल जब z हाइट पे रहेंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgz। जब जस्ट इसको टच करने वाला है तब इसका वेलोसिटी या मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और जब मैक्सिमम पोजीशन पे है यहाँ पे तब इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग जो टोटल एनर्जी मतलब हैमिल्टनियन को लिखते हैं, तो Pz लिख रहे हैं मोमेंटम कोरिस्पॉन्डिंग टू z एक्सिस, Pz² बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh मतलब mgz। तो इसको हम लोग E भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी E, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि Pz का जो वैल्यू है Pz² बाई 2m, दिस इज इक्वल्स टू E माइनस mgz। दैट मीन्स जो आपका Pz का वैल्यू हो गया दैट इज प्लस माइनस ट्वाइस m E माइनस mgz इन सब का स्क्वायर रूट। तो अब आप देखो कि एट z इज इक्वल्स टू 0, ओके, एट z इक्वल्स टू 0 व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये वाला जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड एट दिस पोजीशन, यू कंसीडर दैट z इक्वल्स टू 0, राइट। सो एट z इज इक्वल्स टू 0 व्हाट इज Pz, Pz इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ट्वाइस me। अब ट्वाइस me एक मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब अगर मॉडुलस के टर्म में लिखूँ तो ये Pz मैक्स है, मतलब अब z इक्वल्स टू 0 पे आप अगर देखोगे तो इसका प्लस Pz मैक्स होगा और माइनस Pz मैक्स भी रहेगा, दोनों चीज़ रहेगा। तो
इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप देखो कौन कौन से पोजीशन में जेड इक्वल टू जीरो है, पी जेड का 2 वैल्यू है और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो ये वाला देखो केस, ये वाला जेड इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे पी जेड मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। अब जैसे जैसे एक बार बॉल नीचे गिरा, दूसरे बार जब वो कम हाइट अचीव करेगा बिकॉज ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, धीरे धीरे इट्स एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। तो इसलिए आप देखो ये पहले होगा, उसके बाद नेक्स्ट बार के ड्रॉप में ये 2 होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ठीक है। और बाकी अगर आप साइन देना चाहते हो तो दे सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आप मान सकते हो कि इस टाइप का होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव तो इस टाइप का, आप तक साइन भी दे सकते हो। यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एलिप्स का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये पैराबोला का इक्वेशन आप देख सकते हो, पी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला ना, पैराबोला। तो फॉर दैट रीज़न ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में जेड इक्वल्स टू जीरो पे नेगेटिव पी जेड मैक्स नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये तो हो भी नहीं सकता क्योंकि जेड इक्वल्स टू जीरो पे मोमेंटम तो मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, सिंपल है। देखो अब मैंने थ्योरी में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, बट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन आप देखो, उससे पहले एक चीज़ और करते हैं जो कि है आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक स्पेशल केस बोल सकते हो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप बोल सकते हो, द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो नाम से ही पता चल जाता है आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम है वो कंजर्वेटिव सिस्टम है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपका लॉसेस इन्वॉल्व होता है, फ्रिक्शनल लॉस या रेजिस्टेंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। सो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम जो है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। सो दिस इज ए नॉन कंजर्वेटिव system because of the presence of various frictional factors। तो इसका जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन रहता है जनरली क्लासिकल अगर क्यू डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज कंजर्वेटिव सिस्टम। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में बेसिकली एक वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म ऐड हो जाता है। मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस फेज कार्व को समझाने के लिए मैं आपको ये डिस्कस करूँगा। क्यू डॉट इज वेलोसिटी टर्म। सो ये वाला टर्म ही बेसिकली डैम्पिंग को सिग्निफाई करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आप ओमेगा, ये 2 वैल्यूज़ के लिए हम लोग देख सकते हैं, ग्रेटर देन अगर गामा बाई 2 ले तो इस केस में जो सॉल्यूशन दिया जाता है दैट इज क्यू ऑफ टी जैसे इक्वल्स टू क्यू नॉट, इसको नीचे लिखते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर अस। क्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी बाई 2 साइन न्यू टी प्लस अल्फा। ये आपने शायद बीएससी में पढ़ा होंगे वेव ऑसिलेशन के टॉपिक में, इनके बजाज की बुक में। तो वहाँ पे डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको बता देता हूँ अगर एग्ज़ाम में आए तो ताकि कर पाओ। तो ये जो ओमेगा ग्रेटर देन गामा बाई 2 है, दिस इज अ केस ऑफ वीक डैम्पिंग। केस ऑफ वीक डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब रेजिस्टेंस, आप ऐसा बोल सकते हो कि वीक डैम्पिंग मतलब जो इसका ऑसिलेशन रुकेगा वो देर करके रुकेगा क्योंकि डैम्पिंग वीक है। अब एक जब आपका ओमेगा लेस देन गामा बाई 2 होगा, उस केस में जो आपका डैम्पिंग होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग ऑकर्स। अब व्हाट इज दिस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एम्पलीट्यूड कम होना मतलब मोमेंटम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिख सकते हो, ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर is a system
whose oscillations gradually decrease in amplitude over time due to the presence of डैम्पिंग फोर्सेस, राइट। डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से इसका जो ऑसिलेशन है वो डाई आउट होता जाता है। तब ये जो मेन चीज़ हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने के लिए ये वाला टॉपिक उठाए, दैट इज़ व्हाट इज़ इट्स फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि किस टाइप का फेज स्पेस यहाँ पे हम लोग ट्रैजेक्टरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मोमेंटम वर्सेस पोजीशन को प्लॉट करें। तो जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली द मोमेंटम विल बी मोर, ओके, एंड एज टाइम गोज ऑन व्हाट विल हैपन, द ऑसिलेशन विल डाई आउट। और ये कैसे डाई आउट करेगा, दैट विल डाई आउट ग्रेजुअली इन ए स्पाइरल फैशन, ठीक है। स्पाइरली ऐसे मैं एक ये दिखा रहा हूँ, तो ऐसे इनवर्ड स्पाइरल में डाई आउट करेगा। देखो देखो जो हम लोग एरो दे रहे हैं इसका मीनिंग है ना फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का एरो। सो दिस इज इनवर्ड स्पाइरल। देखो ये इनवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इनवर्ड स्पाइरल। आउटवर्ड स्पाइरल होता तो उल्टा होता, ये इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का होता आउटवर्ड स्पाइरल। इनवर्ड ही होगा क्योंकि धीरे धीरे ये कम हो रहा है इसका मोमेंटम। सो दिस इज द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने में एक छोटा सा पोर्शन ही बस दिखाया है। एक क्वेश्चन आया था आपके नेट एग्जाम में, ये वाला देखो, जून 2012 में। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हिच अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन इज इमर्स्ड इन वाटर। इमर्स्ड इन वाटर मतलब ये आपने डैम्पिंग दिया है यहाँ पे। अगर फ्रीली एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराओगे इन वैक्यूम लेट से, देन देयर इज नो डैम्पिंग और एक्टिंग ऑन इट, सो दैट विल बी कंजर्वेटिव सिस्टम। जब भी आपने वाटर के अंदर इमर्स कर दिया, देन इट बिकम्स अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, so it will experience damping and as a result the oscillation will die out, okay, and die out in a inward, in the form of an inward spiral, ठीक है। अभी ये मैंने एक नॉन होमोजेनियस केस लिया कि अगर आपका जो डैम्पिंग दे रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट अगर वाटर के अंदर एक यूनिफॉर्म वे में ये डाई आउट करेगा। तो आपको बस इतना अगर आइडिया होता तो इसका आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला जो चीज़ है आप देख सकते हो, ये आउटवर्ड स्पाइरल है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला आपका इनवर्ड स्पाइरल है, देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का इनवर्ड सा स्पाइरल है, ठीक है। तो दिस इज एन इनवर्ड स्पाइरल, दैट इज व्हाई दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल पेंडुलम in water exhibits damped harmonic oscillation, therefore the amplitude continuously decreases and ceases at some time. It is an inward spiral. So option D is the correct option. चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखो, a particle moves in one dimension under the potential V of x equals to alpha x with some non-zero total energy. Which one of the following बेस्ट डिस्क्राइब द पार्टिकल ट्रैजेक्टरी इन द फेज स्पेस। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल को ड्रॉ करोगे, चलो ड्रॉ करने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि v ऑफ x ये क्या है, अल्फा मॉड x। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव हुआ देन इट्स वैल्यू इज अल्फा x, एंड इफ x इज नेगेटिव देन इट्स वैल्यू इज माइनस अल्फा x। तो इसको हम लोग फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की तरह ही ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक कॉमन एक्सिस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका v ऑफ x है वर्सेस x। तो प्लस अल्फा x मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और माइनस अल्फा x मीन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो कुछ इस टाइप का आपको कार्व देखने को मिल रहा है और दूसरी साइड इस टाइप का। सो दिस इज द
वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा मॉड एक्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी प्लॉट, पी एक्स भी प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले पोर्शन में क्या हो रहा है सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, अगर इसमें पार्टिकल है, टोटल एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है अल्फा मॉड एक्स, ओके। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग ने देखा अल्फा का सॉरी पोटेंशियल का वैल्यू अल्फा एक्स है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, पी एक्स और एक्स के बीच रिलेशन। सो पी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ट्वाइस एम ई माइनस ट्वाइस एम अल्फा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी एक्स की वैल्यू जो हो गया, पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो गया दैट इज ट्वाइस एम इंटू ई माइनस अल्फा एक्स, कुछ इस टाइप का आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू अगर ई बाय अल्फा हुआ तब पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू 0 हो गया, राइट। तो अगर मैं एक ऐसा लाइन कंसीडर करूं, तो ये वाला मान लो आपका x इक्वल्स टू ई बाई अल्फा है, ओके। अब पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम माइनस अल्फा एक्स। तो अब देखो जैसे कि जिसका पावर 1 रहता है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो वो उसका जो माउथ होगा वो कहाँ होगा, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम ई माइनस अल्फा एक्स, इसका माउथ होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट ऐड है, इसलिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स लेस देन जीरो के लिए आप देखो, अगर एक्स लेस देन जीरो के लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए आपका पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम ई प्लस अल्फा एक्स हो जाएगा। मतलब ये प्लस एक्स, द माउथ विल बी ओपन एट अलॉन्ग द प्लस एक्स एक्सिस। यहाँ पे माउथ कहाँ पे देखो, ये वाला इसका माउथ क्या था, माइनस एक्स एक्सिस पे खुला था, यहाँ पे प्लस अल्फा एक्स है, मतलब जो आपका पैराबोला होगा उसका माउथ प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ खुलेगा, बट विथ सम ऑफसेट। ऑफसेट मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप एक्स इक्वल्स टू माइनस ई बाय अल्फा कंसिडर करते हो तब इसका वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब जैसे कोई पैराबोला अगर आपको दे जिसका पावर 1 होगा, जो पैराबोला के माउथ होगा वो उसी डायरेक्शन पे ओपन होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की, तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x की पावर 1 है, तो और कोई ऑफसेट भी नहीं है, इसका मतलब इसका मुंह पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह खुला होगा और इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। अगर ऑन द अदर हैंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से माइनस 4ax, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, तो तब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा,
द माउथ विल ओपन नेगेटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा अजीब सा पैराबोला बन गया ये, बट इट्स ओके। So this is the graph for y square equals to minus 4x. This is the graph for y square equals to plus 4x. So I hope you have understood this. अभी क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया? ओके चलो। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल बाउंसिंग बिटवीन टू हार्ड वॉल्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन इज। ठीक है, टू हार्ड वॉल्स, इसका मतलब क्या समझे आप लोग? इसका मतलब कुछ इस टाइप का है कि ये पार्टिकल इन बॉक्स टाइप प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, हार्ड वॉल्स मतलब पोटेंशियल इन्फिनाइट होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का केसेस है, पोटेंशियल इज इन्फिनाइट, राइट। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे बाउंसेस बैक एंड फोर्थ हो रहा है इस वॉल में। तो इस केस के लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी किस टाइप का होगा? ओके, एंड दिस इज अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल केस में आपका पोटेंशियल यहाँ पे आप इनसाइड द वेल इज जीरो। सो वी कैन से दैट फॉर अ फ्री पार्टिकल, px square p equals to total energy is the kinetic energy, not potential energy. So E is equals to only px square by 2m। अगर इसका मास हम लोग कंसिडर करेंगे m है, तो यहाँ से आपको px स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस m e मिल गया। मतलब px इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ट्वाइस m e ऐसा मिल गया। ठीक है, तो इसका ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगा आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसका ट्रैजेक्टरी, इसका फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का आपको फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी दिखा, p ऑफ x वर्सेस x। ठीक है, अब इसका एनर्जी देखो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन x, ट्वाइस m ही एवरी टाइम। सो ये ट्वाइस m ही, ठीक है। और कोई भी पोजीशन ले आप देखो कि ये इसका एनर्जी हमेशा ट्वाइस m ही है। मतलब ये मान लो x इक्वल्स टू 0 है, इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव मान लो है, इस साइड जा रहा है मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है। बट एट एनी पोजीशन इसका जो वैल्यू है प्लस माइनस ट्वाइस m ही है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू प्लस रूट ओवर ट्वाइस m ही है। सॉरी, मैं रूट ओवर नहीं बोला, यहाँ पे आपका माइनस रूट ओवर ट्वाइस m ही है। तो ये हो गया इसका फेज स्पेस का। अब अगर आप फेज स्पेस की जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो नेगेटिव एक्स टू पॉजिटिव एक्स जा रहा है, मतलब ये इसका साइन ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो इस टाइप का आपको फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द हैमिल्टोनियन of a particle of mass m is p square by 2m minus alpha q square by 2. Which one of the following figure describes the motion of the particle in the phase space? तो अब देखो इसमें चारों के चारों आपको कार्व दे रखा है, तो इसमें आपको बस ढूंढना है कि सारी चीज़ के जो प्रॉपर्टीज़ है, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज के जो प्रॉपर्टीज है, उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। अब एक तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये इन्वर्टेड आपका ऑसिलेटर है। पी स्क्वायर बाई 2m जो आपका हैमिल्टोनियन दे रखा है, पी स्क्वायर बाई 2m माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर बाई 2। सो इसको ई मान लेते हैं। तो इसमें जो पोटेंशियल दे रखा है आप देख सकते हो, इसका वैल्यू जो है माइनस हाफ अल्फा क्यू स्क्वायर। तो हाफ अल्फा क्यू स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, नेगेटिव साइन है, मतलब ये जो ग्राफ है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको v ऑफ q से रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे q से रिप्रेजेंट करूँ
तो जो कार्व आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का आपको कार्व देखने को मिलता है। तो दिस इज इन्वर्टेड ऑसिलेटर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ई माइनस पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ई अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1. So this is the equation of hyperbolas, right? So phase space curve will be hyperbolas, and that is quite evident. In all the four options we have hyperbolas, so there is nothing to distinguish. अब चलो एक काम करते हैं कि पी स्क्वायर माइनस अल्फा एम क्यू स्क्वायर, दिस वी कैन राइट ट्वाइस एम, 2 को उस साइड ले तो ट्वाइस ई आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई ट्वाइस एम ई। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस अल्फा एम क्यू स्क्वायर ट्वाइस एम ई। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस एम ई इज इक्वल्स टू पी माइनस रूट ओवर अल्फा एम क्यू इंटू पी प्लस रूट ओवर अल्फा एम क्यू। अगर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा when E इक्वल्स टू 0, एनर्जी 0 होने पे आपको क्या मिल रहा है, P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा एम इंटू क्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आप देखो P इक्वल्स टू प्लस अल्फा एम क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, P इक्वल्स टू माइनस अल्फा एम क्यू स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो these curves will pass through the origin, through a fixed point at the origin. That point is called the saddle point. Okay, saddle point का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, अदरवाइज तो ऑप्शन तो ऐसे ही मिल जाएगा। These curves pass through a fixed point which is at the origin called the saddle point. तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ये जो डॉट दे रखा है जैसे सैडल पॉइंट, एक कार, ठीक है। अब इसमें से देखो 4 ऑप्शन लगभग सेम है, बस एरो का डायरेक्शन अलग है। अब एरो का डायरेक्शन से आप इजीली समझ पाओगे। यहाँ पे देखो इस साइड पे दूसरा डायरेक्शन, यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन, तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि सेम डायरेक्शन होगा, क्योंकि हर वक्त पॉजिटिव ही है मोमेंटम। तो पॉजिटिव मोमेंटम है तो मतलब इट शुड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव एक्स टू पॉजिटिव एक्स जाना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। ये में देखो यहाँ पे भी इनकरेक्ट है, ये तो ये सही जा रहा था बट ये दूसरा डायरेक्शन हो गया तो ये इनकरेक्ट है। इस वाले में भी देखो पॉजिटिव एक्स टू नेगेटिव एक्स जा रहा है बट मोमेंटम पॉजिटिव है, इसके ऊपर है ना पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी में देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव है मोमेंटम, दैट इज ओके, कोई कट भी नहीं कर, द फेज कर्व्स नॉट इंटरसेक्टिंग, और सैडल पॉइंट भी है। अब देखो हर क्वाड्रेंट में इसका डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये वाला क्वेश्चन बस आप जो साइन कन्वेंशन है फॉर मोमेंटम उसको ध्यान में रखते ही इसको आसानी से कर देंगे। चलो ये वाला भी हो गया, अभी इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये वाला तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज which one is not possible for a particle obeying Hamilton's equation of motion for a time independent Hamiltonian। ये वाला क्वेश्चन तो आप बिना देखे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पे कार्ड दे रखा है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या देखो कट कर दिया, बट वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ फेज स्पेस दैट फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन नॉट इंटरसेक्ट, बट हियर इट इज इंटरसेक्टिंग, सो दिस कैन नॉट बी द नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रॉपर्टी याद रखो, क्वेश्चन कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया था आप लोगों को, घुमा के मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल मूविंग
पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय दिस, हैमिल्टनियन दे रखा है, वेयर अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट, पी क्यू आर मोमेंटम पोजिशन, गिवन इट्स टोटल एनर्जी ई लेस देन ई नॉट, लेस द रिक्वेस्ट, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ई लेस और इक्वल टू ई नॉट, मतलब आपका जो कार्व है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी का कार्व, उसको बाउंडेड करना चाहता है कि एक रेंज के बाद उसको नहीं जाएगा। मतलब मान लो आपका बाउंडेड कार्व मिल रहा है, तो एक बाउंडेड में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब अगर एनर्जी बाउंड नहीं करोगे, लेस इक्वल टू जीरो, ई जीरो ना करोगे, तो आप कितना दूर जाओगे, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ये बोला कि ठीक है चलो ई इक्वल टू ई जीरो तक ही आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है, अगर टू डायमेंशन केस में मतलब एरिया हो गया, फेज वॉल्यूम मतलब फेज एरिया, तो इसका आप वॉल्यूम निकालो, मतलब एरिया निकालने के लिए बोला है बेसिकली। अवेलेबल फेज स्पेस डिपेंड्स ऑन ई नॉट, अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिपेंड्स ऑन ई नॉट एज, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के बाद ई नॉट की जो फैक्टर आएगा उसको निकालना होगा कि इसमें भी इंडिपेंडेंट और सिंगल पावर रूट और 3/4। तो चलो इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, समझने के बाद आप 50% सॉल्यूशन तो वहीं पे हो गया अगर जब तक समझ लिया आप। अल्फ़ा क्यू टू द पावर 4, अल्फ़ा पॉजिटिव कांस्टेंट है, दैट इज़ गुड फॉर अस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई 2m प्लस अल्फ़ा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख लें। तो इसको मान लेते हैं लेट्स से ई जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई जीरो इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस अल्फ़ा टाइम्स क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ई नॉट प्लस अल्फ़ा टाइम्स क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई नॉट इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखे तो पी स्क्वायर बाई रूट ओवर ट्वाइस एम ई नॉट, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को एक वेरिएबल अगर कंसिडर करो तो ये आपको एलिप्स का वाइब देगा, मतलब एलिप्स का इक्वेशन देगा। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ओके, एलिप्स। तो अगर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की बात करें हम लोग, तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में क्या रहता है, आपका पोटेंशियल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉ करने के बाद हम लोग मोमेंटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। पोटेंशियल ये क्या है, ये लगभग पैराबोलिक टाइप है, नॉट फुली पैराबोलिक, पैराबोलिक टाइप ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप का इक्वेशन है। अगर इसके पर्टिकुलर कोई एनर्जी लेवल के लिए लेट्स से हम लोग ई नॉट को कंसिडर करते हैं, तो ई नॉट के लिए इसका जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाले हैं वो क्या हो जाएगा, ई वर्सेस क्यू। इस किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, और इसका एलिप्स का बाउंड्री में हम लोगों को मिल गया दिस एनर्जी कोरिस्पॉन्डिंग टू ई नॉट। तो आपको कुछ इस टाइप का एलिप्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरे जो एलिप्स है इसकी आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब फेज वॉल्यूम। फेज वॉल्यूम इज नथिंग बट दिस इज दिस मच ऑफ एरिया, दिस मच ऑफ एरिया, है ना। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये इसको हम लोग क्यू नॉट मान लेते हैं, मैक्सिमम क्यू वैल्यू अलाउड, दिस इज 0। अब देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है दिस इज 1/4 ऑफ दिस होल एलिप्स। तो अगर इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा फेज वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। So that is what we are going to do in the next slide. So what is phase volume? Phase volume is nothing but phase volume is nothing but closed integration, closed curve
पी डी क्यू, यही तो है फेज वॉल्यूम. सो दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स पी डी क्यू, वेयर योर क्यू गोज फ्रॉम 0 टू क्यू नॉट. आप देख सकते हो जैसे ये क्यू नॉट है, सो 0 टू क्यू नॉट तक आप निकालोगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. अब जो P है, P का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. यहाँ पे आप P का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो. सो यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल लो. P इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू ई नॉट. सो P इज इक्वल्स टू रूट ओवर ट्वाइस m ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा क्यू टू द पावर 4 बाई ई नॉट इक्वल टू द पावर हाफ. दिस इज द वैल्यू ऑफ P. सो यहाँ पे बिठा दो रूट ओवर ट्वाइस m ई नॉट. अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा ये वाला पोर्शन 1 माइनस अल्फा क्यू टू द पावर 4, अल्फा क्यू टू द पावर 4 बाई ई नॉट टू द पावर हाफ, ये आ जाएगा अंदर, और डी क्यू रह रहा है यहाँ पे. तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट क्यू जो है दैट वी आर टेकिंग ई नॉट अपॉन अल्फा होल टू द पावर 4 साइन टू द पावर हाफ ले रहे हैं, क्योंकि पावर 4 करना है ना. तो साइन टू द पावर हाफ का पावर 4 करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा. सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई अल्फा टू द पावर 1 बाई 4 हाफ साइन टू द पावर हाफ माइनस 1, सो माइनस हाफ थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा एंड डी थीटा. अब देखो ये जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किए, मेनली आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि जो फेज वॉल्यूम है वो ई नॉट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो आपको जानना है. तो ई नॉट का डिपेंडेंसी बाहर एक देखो, फेज वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू हम लोग बाकी जो कांस्टेंट के अंदर 4 रूट ओवर 2m ये सब कांस्टेंट रहा, बस ई नॉट टू द पावर हाफ. ठीक है, यहाँ से आ गया. अब इस इंटीग्रेशन पे ये सारे चीज़ वैल्यू बिठा दोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू थीटा रिलेटेड जो भी है लिमिट को प्लेस करके कांस्टेंट ही आएगा. जो ई नॉट के डिपेंडेंट टर्म है दैट इज ई नॉट टू द पावर 1 बाई 4. और क्योंकि हम लोगों ने q का वैल्यू ई नॉट बाई अल्फा टू द 1 बाई 4 ले लिया था, ये यहाँ से ई नॉट वाला फैक्टर चला जाएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगा, और बस डी क्यू का ई नॉट टू द पावर 1 बाई 4 वाला फैक्टर आ जाएगा. तो ये दो फैक्टर बाकी कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई 4. हाफ मतलब 2 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, तो 3 बाई 4 हो गया, ई नॉट टू द पावर 3 बाई 4, एंड दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए. तो ऐसे एक पर्टिकुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप अगर क्लियरली आप प्रोसीड करोगे तो क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल सकता है. ठीक है, अगर रैंडमली हैपाजर्डली करते रहोगे तो चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को करना भी मुश्किल हो जाता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली. अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में, क्योंकि मेनली रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग देख रहे हो, तो अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो. स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, फ़ोन में आप कैप्चर करके आप बता सकते हो कि इस लेक्चर नंबर पे, इस वाले लेक्चर नंबर पे इस टाइम का, या फिर कुछ भी आप फोटो भेज के आप पूछ सकते हो. तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक है, क्योंकि हर वक्त मैं आप लोगों का डाउट नहीं क्लियर पा रहा हूँ, तो आप मैसेज कर देना, देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट पर्सनली, 1 बाय 1, 1-to-1 इंटरेक्शन करके आप लोगों को चीज़ों को क्लैरिफाई कर देंगे. चलो एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं फेज स्पेस के रिलेटेड. ये थोड़ा सा लैग्रांजियन हैमिल्टनियन के रिलेटेड भी है, बट फेज स्पेस रिलेटेड है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं. चलिए, जून 2017 में आया था. द लैग्रांजियन ऑफ ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय दिस. तो दिस इज द लैग्रांजियन ऑफ ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे x डॉट का वैल्यू है dx by dt. इफ सच अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ये चीज़ ध्यान रखना, कांस्टेंट फोर्स बोला है. द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन आर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, l माइनस m रूट ओवर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर. दिस इज गिवन टू यू. सो जो आपका लैग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है x डॉट कोऑर्डिनेट एंड इट्स
वेलोसिटी। जो हैमिल्टोनियन होता है वो फंक्शन होता है एक्स एंड मोमेंट पी। एक्स डॉट कैन नॉट बी देयर एट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एच, ये बस जान लो, तब आधा चीज़ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पी जो की जो डॉट माइनस एल, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सो पी एक्स डॉट माइनस एल। अब इस एक्स डॉट को हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि एच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी, सो एक्स डॉट को हम लोगों को एक्स और पी के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी निकाल सकते हैं। पी क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ठीक है। तो डेल एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में अगर इसको डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस हाफ एम माइनस 2x डॉट 1 माइनस एक्स डॉट होल स्क्वायर, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया आपका एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये आपका पी आ गया। तो यहाँ से आप अगर स्क्वायर ले लोगे तो पी स्क्वायर हो गया और 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर रूट चला गया 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। तो कहाँ तक किया हम लोगों ने, पी स्क्वायर इंटू, तो एक्स डॉट स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों साइड पे, पी स्क्वायर को अकेला रख के, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डॉट स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स डॉट का वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को बाय एनी मीन्स एक्स डॉट को निकालना है, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स डॉट का वैल्यू आपको मिल गया पी बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, पी इज पी एंड एक्स डॉट इज पी बाई रूट ओवर, तो ये पी स्क्वायर हो गया बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल, एल इज दिस, ठीक है। अब m माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट एम एक्स डॉट, ओके, एम एक्स डॉट बाई पी। तो ये आपका आ जाएगा एम स्क्वायर बाई एम इंटू, चलो थोड़ा सा इसको और ये कर लेते हैं, पी एक्स डॉट, सो पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया माइनस एल माइनस एम इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स डॉट का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है, तो बिठा दो पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, थोड़ा सा नो स्टेप जंप, तो थोड़ा सा क्लमजी हो गया बट एडजस्ट कर लो, पी स्क्वायर बाई रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर बाई रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो आ गया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। अब तो ये हैमिल्टोनियन आ गया। इफ सच अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तब क्या होगा, तब ये होगा, तो हैमिल्टोनियन तब चेंज हो जाएगा, हैमिल्टोनियन इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, क्या होगा, जो आपका हैमिल्टोनियन है वो तो पहले था रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला है। अब इसके ऊपर अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके रिलेटेड क्या होगा, फोर्स तो एच तो एनर्जी है, तो आपका पोटेंशियल टर्म एक ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऐड हो जाएगा वी ऑफ एक्स। अब वी ऑफ एक्स क्या है,
आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, तो फोर्स इज कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी वी डी एक्स, ठीक है। अब डी वी, तो वी क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब एफ क्या बोला है, एफ इज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, magnitude not changing, so f can be taken outside the integration, so this is a minus f integration of dx is x, right? So this is nothing but root over p square plus m square minus fx, okay? तो इसको आप नेगेटिव ना भी लो, अगर मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करो तो आप इसको सिंपली पॉजिटिव एफेक्ट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई ये नहीं है, तो आप अगर इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना चाहते हो, यू कैन इग्नोर, देयर विल बी नो इशू। तो अब h को हम लोग e लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस एफ एक्स, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो e माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर को इस साइड ले लो, एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो ऑप्शन सी। अगर इसको अगर माइनस भी लोगे तो कुछ इशू नहीं आएगा, अगर माइनस ले लो तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तभी यहाँ पे बस एक प्लस साइन आ जाएगा, तब भी ये हाइपरबोला ही रहेगा, तो कोई इशू नहीं है, कुछ भी ले लो आप। तो माइनस लेना ही बेटर है, जो स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं। चलो ऑप्शन सी आ रहा है। Okay, so these were some selected problems from phase-space trajectories. I hope you have understood, you have got a pretty much idea about phase-space trajectories, and in future we'll separately also upload question and answer on this, so don't worry about that. I hope this one lecture will help you understand phase-space dynamics, and इसको बार बार देखो, थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना अपने तरीके से, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। So this is all for this video guys, thank you very much and see you guys in the next lecture. Bye bye, take care.